Hey guys, welcome back to my channel and I'm Daraksha Naz. Hope you all are studying well. Actually, I'm really sorry for all of you that I didn't uploaded videos from after so long time. I tried my best to guide you all through Instagram and Telegram. Basically, there was no such reason like मैंने क्यों नहीं upload किया वगैरह कुछ भी. सच कह सकती हूँ तो मेरा एग्जाम्स एंड ऑल चल रहा था, सो आई वॉज बिजी इन दैट. ओके, सो नीट 2021 एस्पिरेंट के लिए बेसिकली मैंने ये वीडियो बना रही हूँ. होप तुम लोग सबने अपना रिवीजन वगैरह कंप्लीट कर लिया होगा या अपनी सिलेबस को कंप्लीट कर लिया होगा. मैं जानती हूँ कि ये पैंडमिक जो चल रहा था उसमें काफ़ी की स्टडीज़ अफेक्ट हुई है. या इट्स ट्रू डैट बहुत अपनी स्टडीज़ पे कंसंट्रेट नहीं कर पाए, किसी के घर में कुछ प्रॉब्लम हो गई. सो ऐसे बहुत सारे मैंने प्रॉब्लम सुना. बट यू नो ना कि ऐसा कोई भी घर नहीं है जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता. हम प्रिपरेशन करते हैं बट प्रॉब्लम्स आती है, बट वी हैव टू टैकल विद ऑल दिस प्रॉब्लम. ओके, सो बेसिकली आते हैं इन सब बातों को छोड़ के कि किस तरह अभी रिविजन बेसिकली करना है. ओके, सो लेट्स सी कि अभी भी डिसाइड नहीं हुआ है कि नीट एग्ज़ाम कब होगा. अभी भी कोई ऑफिशियल डेट अनाउंस नहीं हुआ है कि नीट एग्ज़ाम कब होगा. बट देर इज़ अ न्यूज़ कि डैट नीट शायद सितंबर में हो और मे बी पोस्टपोन्ड हो फर्दर, बट कोई अभी ऐसा न्यूज़ नहीं है. सबका ये अजम्पशन है. ओके, सो फर्स्ट थिंग मैं ये बोलूँगी कि आप बार बार किसी र्यूमर्स पे बिलीव मत करो. ये मत सोचो कि एग्ज़ाम्स कब हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे फेक न्यूज़ अभी निकल रहे हैं कि एग्ज़ाम सितंबर में होगा, 5 सितंबर ये वगैरह वगैरह. बट डोंट बिलीव ऑन दिस. जब भी कोई डेट अगर अनाउंस हो जाएगा तो वो एनटीए का ऑफिशियल साइट पे अपलोड हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा. सो इधर वगैरह इधर उधर टाइम अगर आप वेस्ट करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है. नीट जो होना रहेगा उसका डेट अनाउंस हो जाएगा और आपको बेसिकली पता चल जाएगा. सो फर्स्ट एंड मोस्ट थिंग कि अपना टाइम वेस्ट करना बंद कर दे ये वगैरह न्यूज़ देख के. सेकेंड पॉइंट, अगर आपको लगता है कि आप 2-2 घंटे किसी की मोटिवेशनल वीडियो देखकर आप मोटिवेट हो जाओगे और नीट निकाल लोगे तो ये बिल्कुल भी गलत है. ख्वाब आपका था डॉक्टर बनने का तो आप ही खुद को तुम्हें सेल्फ मोटिवेटेड रहना पड़ेगा. मुझे नहीं लगता है कि यूट्यूब के 10 घंटे की वीडियोस देख के ऐसा कोई बंदा ही नहीं है कि जो मुझे मोटिवेट कर दे. जब तक मेरा पढ़ने का मन नहीं करेगा तब तक दुनिया की कोई ताकत मोटिवेट नहीं कर सकती हमें, है ना. सो तुम्हें खुद सेल्फ मोटिवेटेड होना होगा. और देखो, ये ऐसा लगता है, कभी कभी लगता है कि जिस ट्रैक पे हम चल रहे हैं उस पर ऐसा लगता है कि कभी डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं. ये नॉर्मल है. कभी लगता है कि यार नीट बहुत कॉम्पिटिटिव है, हमसे नहीं हो पाएगा. बट आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू कि क्या कभी ख्वाब, ये डॉक्टर बनने का ख्वाब देखने से पहले तुमने कभी सोचा था कि मैं बदल लूँगा ये अपना ड्रीम, ग्रेजुएशन कर लूँगा, ये कर लूँगा. अरे जब सपने देखे थे ना नीट का तो उसी वक्त समझ लेते ना कि ये डॉक्टर बनने का सपना है, बहुत ही मुश्किल होने वाला है. तो तुमने तो सपने देख लिए, कहीं ना कहीं तुम्हारे घर के पेरेंट्स जो मॉम एंड डैड है उन्होंने भी सपने देख लिए. तुम तो सोच सकती हो कि चलो ग्रेजुएशन कर लूँगा, क्या ही होगा, है ना. और उनका सोचो जो तुम्हारे पीछे सपने देख रहे हैं और सोसाइटी में तुम्हारा नाम कर रहे हैं. सो एक बार अपनी सपने से क्विट करने से पहले ये ज़रूर सोच लेना. हाँ, मैं ये भी कहूँगी कि डॉक्टर बनना ही एक मेन लाइफ नहीं, कि डॉक्टर नहीं बनूंगी तो कुछ और नहीं बन सकती. ऐसा कुछ नहीं है. ज़रूरी नहीं कि डॉक्टरी नहीं बनूंगी तो ये एग्ज़ाम नहीं निकलेगा, सुसाइड कर लूँगी. नहीं, देखो ये सुसाइड करना एक कोई एंड पॉइंट नहीं होता कि सुसाइड कर ली ज़िंदगी ख़त्म. थिंक अबाउट योर पेरेंट्स, व्हाट दे विल डू. तुम तो चले जाओगे बट व्हाट दे विल डू, है ना. तो खुद को सेल्फ मोटिवेट कर लो. जो भी लग रहा है खुद को सोच लो कि डॉक्टर क्यों बनेंगे. बिकॉज हर जो भी हम सोचते हैं देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड दैट. हर चीज़ सोचने का एक पर्टिकुलर रीज़न होता है. तो सोचो क्यों तुम सोचे थे डॉक्टर बनने का. क्या वाइट कोट और ये स्टेथो लगाना कोई एक फैशन डिज़ाइनिंग का काम नहीं है. फैशन का काम तो नहीं था लगा लूँगी वाइट कोट, बहुत अच्छी लगूंगी, ऐसा तो कुछ ट्रेंड नहीं चल रहा था ना. तो कुछ सोचा था तभी डॉक्टर बनने का लगा था कि हाँ डॉक्टर बनना चाहिए. देयर इज़ द रीज़न. हर काम करने का एक सूटेबल रीज़न, एक पर्टिकुलर रीज़न होता है. विदाउट रीज़न कोई काम नहीं किया जा सकता. ओके, थर्ड पॉइंट आते हैं कि अब बहुतों ने ये सवाल पूछा कि मैम किस तरह रिवीजन करूं. या बेसिकली रिवीजन के जो भी आपने पढ़ा, जो भी अब तक किया, बहुतों का ये कंप्लेन है कि मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है. देखो यार, फर्स्ट मैं क्लियर करती हूँ, नीट हलवा नहीं है. कुछ नहीं पढ़ा तो यू हैव टू टेक ड्रॉप.
अगर कुछ नहीं पढ़ा है तो ऐसा कोई मिरेकल नहीं होने वाला तुम्हारे साथ नीट में कि कुछ नहीं पढ़ा, प्रे करूंगा निकल जाएगा। 90% तुम्हारी पढ़ाई काम करती है एंड 8 to 10% लक, बेटर टू से कि तुम्हारी मेहनत देख के ऊपर वाला तुम्हें दे देता है, बट 90% तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, ओके। सो बेसिकली फर्स्ट पॉइंट है कि तुम्हें एनसीईआरटी बहुत ही अच्छे से पढ़ना होगा, एक एक लाइन। अब बहुत ने ये पूछा कि एनसीईआरटी क्या क्या पढ़े, आई मीन किस सब्जेक्ट का पढ़े। तो बायो के लिए आप एनसीईआरटी को समझो कि वो बाइबल, गीता, कुरान, एवरीथिंग। अगर 90%, 95 to 98% उससे ही क्वेश्चंस आते हैं, बट देयर आर 4 to 5 क्वेश्चंस मैक्स टू मैक्स कि जो कुछ बाहर से आएंगे, बट वो लिंक्ड रहते हैं एनसीईआरटी से। तो आप एनसीईआरटी के एक एक लाइन, मैं बोलना चाहूँगी जो डायग्राम होता है ना एनसीईआरटी के, वो तो देखना ही। डायग्राम के नीचे फिगर में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख देते हैं, तो वो बेसिकली आप बहुत अच्छे से पढ़ना, बिकॉज जो नीट एग्जाम होते हैं ना वो आपके ब्रेन के साथ खेलते हैं। दे प्ले विथ योर ब्रेन एंड ऑफ कोर्स इट्स अ गेम ऑफ टाइम। क्योंकि देखो ये गेम टाइम का क्यों है, क्योंकि इसमें 180 क्वेश्चंस 180 मिनट के लिए, मतलब एक क्वेश्चन 1 मिनट, है ना। तो उसमें आपको टाइम के साथ भी बहुत ज़्यादा स्पीड और मेंटेन करके चलना पड़ता है। सो मैं सब बताऊंगी किस तरह, पेपर स्ट्रैटेजी एंड एवरीथिंग। सो अच्छे से लास्ट तक वीडियो देखना कि कुछ मिस ना कर जाए। एंड फिर से वो एनसीईआरटी की हर एक लाइन पढ़ना, वो छोटे छोटे जितने भी दिए हाईलाइट से मार्क करो, अच्छे से पढ़ो। एनसीईआरटी की एक लाइन इंपॉर्टेंट है, हर एक लाइन फॉर बायो। देन आते हैं केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री के होते हैं 3 पार्ट, ओके, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल। ऑर्गेनिक में क्या होता है कि देयर इज लाइक एनसीईआरटी से तुम मैकेनिज्म और रिएक्शंस देख सकते हो, क्योंकि कभी कभी रिएक्शंस बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं, सो तुम रिएक्शन और मैकेनिज्म देख सकते हो। ठीक है, बट यू फॉलो योर नोट्स कॉपी, जो तुम अपने ट्यूशन नोट, कोचिंग नोट, ऑनलाइन ऑफलाइन जहाँ से भी तुमने किया है, तो उसके लिए ऑर्गेनिक वहाँ से कर लो अच्छे से, क्योंकि ऑर्गेनिक जो होता है ना पेपर का 50% कैरी करता है। अगर तुम्हारी ऑर्गेनिक अच्छी है तो तुम्हारी केमिस्ट्री बहुत ही अच्छी है। ठीक है, एंड ऑर्गेनिक इजी भी बस समझना है तुम्हें। तो मैं बोलूँगी कि जीओसी को मास्टर कर लो। अगर नीट 22 के एस्पिरेंट देख रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि उन्हें क्या पढ़ना चाहिए, तो मैं उन्हें बोलूँगी कि ऑर्गेनिक में जीओसी अपना बहुत ही बेस्ट कर लो। ठीक है, फिर आते हैं फिजिकल में। फिजिकल में थोड़ी कैलकुलेटिव है, बहुतों को कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती है। तो देखो यार, कैलकुलेशन उतनी भी नहीं है, रिविजन बार बार क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। ठीक है, एंड इनऑर्गेनिक के लिए प्लीज डू फॉलो एनसीईआरटी। जैसे तुम बायो के लिए एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हो, उसी तरह तुम इनऑर्गेनिक के लिए भी फॉलो करो। ठीक है, एंड हो गई केमिस्ट्री की पार्ट। देन आते हैं फिजिक्स। फिजिक्स के लिए क्या एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। मस्त से अगर लगता है कि, अगर देखो एनसीईआरटी ऐसा नहीं बोलेंगे फिजिक्स के लिए एकदम इग्नोर कर दो। बेसिकली उसमें जो ग्राफ वगैरह जो बने रहते हैं ना, करंट इलेक्ट्रिसिटी में, ग्रेविटेशनल में जो वेरिएशन दिया है, ग्रेविटेशनल में दिया है कि जी का वेरिएशन हाइट के साथ, डेप्थ के साथ क्या होता है। फिर उसके बाद होता है कि उसमें लाइक करंट इलेक्ट्रिसिटी में वी आई का ग्राफ है। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट, लाइक इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी पोटेंशियल का वेरिएशंस दिया हुआ है वो सर्कल का आर से। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इमेज बेस्ड जितने भी क्वेश्चन है लाइक ग्राफ एंड ऑल, वो सब देख लेना प्लीज। इट्स अ रिक्वेस्ट कि रिग्रेट मत करना एग्जामिनेशन हॉल में। एंड देन आते हैं, बस इतना ही एनसीईआरटी के लिए इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में। ठीक है, और पॉइंट्स टू पॉन्डर, अगर वक्त मिला लास्ट टाइम में, लाइक 15 डेज नीट से पहले या 1 मंथ पहले, तो एक बार पॉइंट्स टू पॉन्डर जो हर एक चैप्टर के पीछे में रहता है वो जरूर देख लेना। ठीक है, एंड बस इतना ही था। इस तरह रिवीजन करो, और जो मैंने कहा ये लास्ट टाइम का स्ट्रैटेजी है, रिवीजन 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 करो। एनसीईआरटी को एकदम भूलो मत प्लीज। इट्स अ टाइम कि अब आ गया कि एनसीईआरटी को तुम बहुत अच्छे से रिवाइज करो। फिर आते हैं कि मॉक टेस्ट तुम दे रहे हो या नहीं। देखो यार, अब मॉक टेस्ट से कैसे क्या फायदा मिलने वाला है। ऑफ कोर्स आई थिंक कि सब मॉक टेस्ट दे रहे हैं। 2 टाइप के एस्पिरेंट्स यहाँ पे होंगे। जो एक तो मॉक टेस्ट दे रहे हैं अच्छे से, तो उन्हें क्या करना चाहिए, जो मॉक टेस्ट अपना दे रहे हैं बेसिकली उन्हें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। देखो, एक तो मॉक टेस्ट तुमने दिया, अब सपोज मार्क्स तुम्हारे कम आ गए, तो ये मतलब कि डिप्रेस हो जाएंगे, रोएंगे धोएंगे, मार्क्स कम, ऐसा नहीं है। अगर तुम्हारे मार्क्स आए तो देयर शुड बी क्वेश्चन कि क्यों आए। आफ्टर 100% प्रिपरेशन के बावजूद ये इतना मार्क्स कम क्यों आया मुझे।
तो पहले देखो कि ट्राई टू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक, फोकस मोर ऑन योर मिस्टेक। मैं अपने हर वीडियोस में कहती हूँ, पहले भी जो मैंने वीडियोस बनाया कि अपने मिस्टेक को देखो क्यों गलतियाँ हुई, वेदर इट इज़ अ सिली मिस्टेक और इट इज़ अ कंसेप्चुअल मिस्टेक। अगर सिली मिस्टेक है तो किस टाइप का है, इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ कैलकुलेशन, और तुम बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हो जब तुम क्वेश्चंस पढ़ते हो या क्वेश्चन पढ़ते हो। यार जब तुम क्वेश्चंस पढ़ो ना तो बिलीव रखो खुद पे कि तुम 100% तुम्हारा सही होगा, कॉन्फिडेंस रखो। ये नहीं कि क्वेश्चन पढ़ रहे यार पता नहीं सही होगा, ये गलत होगा, सही होगा, गलत होगा, ऐसा आते रहता है यार करूँ या नहीं करूँ। अरे पढ़ा है तो करो, ऑफ कोर्स। 1 क्वेश्चन कैरी 4 मार्क्स, रिमेंबर। और 4 मार्क्स में तो रैंक बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद तुम क्वेश्चंस को, अगर बहुत लंबा क्वेश्चन है तो उसे तोड़ तोड़ के पढ़ो, क्वेश्चंस को पार्ट पार्ट करके, और फिर इंटरलिंक करो सबको, ठीक है। ये वे पढ़ने का। और ऑप्शन बहुत अच्छे से सोचो कि आखिर क्वेश्चन मांग क्या रहा है, पूछ क्या रहा है। क्वेश्चन समझ नहीं आया तो 2 बार रीडिंग मारो, लेकिन अच्छे से पढ़ो। खुद को बहुत काम डाउन कर लो और बहुत बेस्ट दो अपना, ठीक है। तो ये होगा किस तरह रिविजन करना है, क्या क्या पढ़ना है। और हाँ, आते हैं बेसिकली क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करना, पेपर की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। फिजिक्स पहले तो सबसे पहले अब बहुत लोग होते हैं कि किसी का कोई मतलब यही नहीं है, जो मिल गया वही कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है। हर एक चीज़ का एक अपना ही तरीका है, ठीक है। सबसे पहले करना है बायो, देन केमिस्ट्री एंड देन फिजिक्स। ये एक ऑर्डर है, ठीक है। सबसे पहले बायो, देन केमिस्ट्री एंड देन फिजिक्स। वाई, क्या है इसके पीछे ट्रिक। ओके, बायो और केमिस्ट्री देखो रट्टा मार है सब्जेक्ट, जो भी तुम रटे हो उसमें, एक्सेप्ट फिजिकल एंड केमिस्ट्री को छोड़ के जो भी रटे हो उसमें बस टिक मार्क करना है, कुछ इसमें अपना कंसेप्चुअल नहीं लगाना है, ठीक है। एंड फिर उसके बाद सब जो इसको जल्दी करना है, ट्राई करना है कि इसे जल्दी खत्म करना है, रट्टा मार कोई दिमाग नहीं लगाना। फिर आ जाओ फिजिक्स में, उसमें फॉर्मूला बेस करना है, सोचना है, इमेजिन करना है, केस क्या है, सब कुछ सोचना है। तो उसके लिए ज़्यादा टाइम बचाना होगा ना। अगर सोच लो तुम पहले ही फिजिक्स कर ले, तो फिजिक्स उतना टाइम डिवोट कर दिया, जो स्कोरिंग पार्ट है लाइक बायो वगैरह उसको छोड़ दिए, तो क्या ही फायदा। तुम्हें तीनों सब्जेक्ट में अपना बेस्ट देना, तभी सिलेक्शन होगा। एक सब्जेक्ट में मास्टर करके तुम एक मान लो बायो में तुमने 360 में 360 स्कोर किया, और फिजिक्स में तुमने स्कोर किया ले लो 180 में 20 मार्क्स, क्या फ़ायदा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। तुम्हें सब कहेंगे यार बायो में बहुत अच्छा किया था बट प्रिपेयर फॉर नेक्स्ट ईयर। इसलिए तीनों सब्जेक्ट में अपना अच्छे से रिदम बना के चलो। फिर आते हैं कि मैंने बता दिया किस तरह। अब हाँ, अब पेपर के क्वेश्चंस, पेपर के अटेम्प्ट करने का ऑर्डर बता दिया। अब क्वेश्चंस किस तरह वे करना है। सबसे पहला, फर्स्ट राउंड में तुम 3 राउंड में पेपर को डिवाइड कर दो। फर्स्ट राउंड में तुम उन क्वेश्चंस को सॉल्व करो जो तुम्हें 100% पता है, कॉन्फिडेंट है कि ये बन जाएगा। इससे क्या होगा ना, तुम्हें वो क्वेश्चन मिस नहीं होगा जो तुम्हें आता था। ओके, सबसे पहले फिजिक्स, बायो, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स में वो क्वेश्चन जल्दी जल्दी कर लो जो तुम्हें 100% पता है, और जिसमें कंफ्यूजन लग रहा है उसे गोल करके छोड़ दो, ठीक है, गोल करके छोड़ दो। फिर उसके बाद सेकेंड राउंड में जो 50% कंफ्यूजन था उन क्वेश्चंस को सॉल्व करो। और थर्ड राउंड में जिन्हें लगता है कि अब टाइम रह गया, देखते हैं कि जो क्वेश्चन एकदम बनता ही नहीं, उन क्वेश्चंस को थोड़ा सोचते हैं, क्या पता बन जाए। तो मैंने भी इस वे में ही क्वेश्चंस को सॉल्व किया था, एंड लगा कि कुछ इम्प्रूवमेंट था मेरे अंदर, काफ़ी बेस्ट लगा। कॉज ओके, सो और तो कुछ नहीं बचा, बाकी सब मैंने बोल दिया है। सो अपना बेस्ट दो, खुद को सेल्फ मोटिवेटेड रखो। जब डॉक्टर बनने का ख्वाब देखे हो तो ऑफकोर्स डॉक्टर बन जाओ यारो, बहुत मज़ा आने वाला है। ओके, सो ऑल द बेस्ट एंड प्रिपेयर वेल, एंड जो भी प्रॉब्लम हो प्लीज़ कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन। टाटा एंड ऑल द बेस्ट।